हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सतीश गुप्ता। जो एमपीपीएससी का नया सिलेबस जारी हुआ है उसके संदर्भ में एमपीपीएससी प्री के अंतर्गत जो एमपीजीएस जो सबसे ज़्यादा टॉपिक एडिट हुआ है उसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो चर्चा करते हैं एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस प्रीलिम्स के एग्जाम पर एमपीजीएस टॉपिक पर। एमपीजीएस टॉपिक में अगर हम बात करें, जो पहला टॉपिक इसमें शामिल किया गया है यूनिट के रूप में, उसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश प्राचीन काल में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और जैसा कि आप इतिहास में जानते हैं कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, उसमें से 2 महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में भी थे और उनका नाम है चेदी और अवंती। तो वहाँ से हमें पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले अगर हम बात करें जो वैदिक काल रहा है या उत्तर वैदिक काल रहा है, महाभारत कालीन घटनाएं मिलती हैं, रामायण कालीन घटना मिलती हैं। तो जो भी यहाँ पर जिक्र हुआ है, अगर हम महाभारत कालीन घटनाओं की बात करें तो पांडवों ने जो अज्ञातवास भोगा है यहाँ पर। इसी तरीके से रामायण की बात करें तो चित्रकूट में भगवान श्री राम ने अपना अधिकांश समय व्यतीत किया है। तो उनसे जुड़ा हुआ इतिहास क्रम हमें वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल का जो इतिहास है उसमें महाजनपद, जो 2 महाजनपद रहे हैं, एक अवंती और दूसरा चेदी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी जो कैन नदी के किनारे थी, वहीं अवंती, तो अवंती उज्जैनी का नाम था। तो ये 2 महाजनपद के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ से लेकर के बहुत सारे राजवंश रहे हैं, चाहे वो गुप्त वंश की बात करें या शुंग वंश की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया है। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो आप देखेंगे कि 10वीं 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश ने यहाँ पर शासन किया है, परमार वंश ने शासन किया है। और जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का शासन रहा तो उस समय बहुत सारे शासकों ने अपने सूबेदारों के यहाँ पर नियुक्त किया है। तो वो सब महत्वपूर्ण घटनाएं हमें पढ़ना पड़ेंगे। साथ ही जो लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही है, ये भी इसमें शामिल आएंगे। और साथ ही इसके एक एक फैक्ट को आपको महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना होगा। तो इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सिलेबस में जोड़ा गया है। साथ में प्रमुख राजवंश की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक कई वंशों ने मध्य प्रदेश की भूमि पर शासन किया है। अगर हम प्राचीन काल से ही देखें तो गुप्त वंश ने यहाँ पर शासन किया है, मौर्य वंश ने यहाँ पर शासन किया है, शुंग वंश ने शासन किया है। गुप्तोत्तर काल में भी यहाँ पर शासन रहा है अलग अलग वंशों का। और 10वीं शताब्दी में चंदेल वंश ने खजुराहो में शासन किया है। इसी तरीके से मालवा अंचल में परमार वंश का शासन रहा है। अगर हम जबलपुर क्षेत्र की बात करें तो त्रिपुरी क्षेत्र में कलचुरी वंश का शासन रहा है। तो इन सभी वंशों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जैसे ग्वालियर का तोमर वंश है, कछवाहा वंश रहा है। आगे हम बढ़ते हैं तो 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद ग्वालियर में सिंधिया वंश रहा है। इंदौर मालवा क्षेत्र में होलकर वंश रहा है। धार और देवास की बात करें तो पवार वंश रहा है। तो इन सभी वंशों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से महाकौशल क्षेत्र में गौड़ वंश रहा है। रीवा क्षेत्र में बघेल वंश रहा है। तो इन सभी के बारे में, राजवंश के बारे में हमें पढ़ना होगा और इनसे संबंधित प्रीलिम्स के फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। जैसा कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की प्रमुख भूमिका रही है। जब 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 के बीच जो संघर्ष हुआ है, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, तो चाहे हम 1857 की बात करें, प्रमुख नायकों ने यहाँ से भी भूमिका निभाई है। मालवा क्षेत्र का शाह आदत खां, या हम झांसी की रानी की जो शहादत हुई है ग्वालियर में। इसी तरीके से तात्या टोपे की जो फांसी हुई है वो हुई है आपके शिवपुरी में। तो इसी तरीके से जितने भी यहाँ के मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोही रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है। और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी घटनाएं घटी हैं, जैसे अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति के रूप में हमें मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में पढ़ना होगा झांसी की रानी ग्वालियर, झांसी की रानी की जो शहादत हुई है ग्वालियर में, उसके बारे में। इसी तरीके से गढ़मंडला की एक छोटी सी रियासत रही है रामगढ़, जहाँ की रानी रही रानी अवंतीबाई। और रानी अवंतीबाई को मध्य प्रदेश की झांसी की रानी कहा जाता है क्योंकि वैसा ही वीरांगनापन उन्होंने दिखाया है, उस समय अपनी शहादत दी है। मालवा क्षेत्र का शाह आदत खां, अमझेरा रियासत का राजा बख्तावर सिंह। इसी तरीके से भोपाल रियासत में भी विद्रोह हुआ है। हालांकि भोपाल रियासत की जो बेगम शासका थी सिकंदर जहां, उन्होंने
उस समय आंदोलनकारियों का साथ नहीं दिया था, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी भोपाल रियासत में फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां की जो शहादत हुई है उसके बारे में, सीहोर में सुजात खान की शहादत हुई है। इसी तरीके से हम बात करें तो महाकौशल क्षेत्र में यानी कि जबलपुर वाले क्षेत्र में शंकर साय और रघुनाथ साय ने अपनी शहादत दी है। 1857 की क्रांति के जितने भी प्रमुख नायक हैं, चाहे वो सतना के ठाकुर रणमत सिंह हो या फिर हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम जो शहीद कहलाते हैं, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहलाते हैं, कुंवर चैन सिंह, उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ ही जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम 1857 की क्रांति के बाद हुआ, जैसे 1923 का जबलपुर में झंडा सत्याग्रह, उसके बाद 1930 का जंगल सत्याग्रह, 1931 का 14 जनवरी 1931 का चरणपाद का नरसंहार, जिसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, जब सबने अज्ञा आंदोलन हुआ तो मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही, कौन किस किस ने नेतृत्व किया, किस तरीके से यहाँ पर घटनाक्रम रहा। इसी तरीके से 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई, उस समय मध्य प्रदेश में क्या घटनाक्रम हुआ। तो 1947 तक का जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के लोगों ने योगदान दिया है, मध्य प्रदेश में जो भी घटनाक्रम हुआ है, वो हमें इस में पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है मध्य प्रदेश की कलाएं एवं स्थापत्य कला। देखिए, जो कला शब्द दिया है, कला के विविध रूप होते हैं और कला के विविध रूप संस्कृति के विभिन्न पक्ष होते, विविध पक्षों के रूप में देखा जाता है। तो कलाओं के रूप में चाहे वो चित्रकला हो या शिल्प कला हो या काष्ठ कला हो, हमारा मध्य प्रदेश सांस्कृतिक घर कहलाता है, कलाओं का घर कहलाता है। तो कलाओं के जितने भी विविध पक्ष हैं, चाहे वो वास्तु कला का पक्ष हो या शिल्प कला का हो या चित्रकला का हो, सभी कलाओं के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ ही स्थापत्य कला, तो जैसा कि हमने पहले ही टॉपिक में देखा कि प्रमुख राजवंश और ये जितने भी राजवंश रहे हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने शासनकाल में अपने क्षेत्रों में विभिन्न स्थापत्य कला के रूप में निर्माण करवाए हैं। जैसे किलों का निर्माण हुआ है, भवन का निर्माण हुआ है, राजसी महलों का निर्माण हुआ है, समाधि मकबरे बने हुए हैं, गुफाओं का भी निर्माण हुआ है। तो वो सभी जो स्थापत्य कला हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे प्रमुख स्थापत्य कला है खजुराहो के मंदिर, जो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में निर्मित करवाए। तो उन सभी की किस तरीके की कलाकृति रही है, जैसे मंदिर निर्माण में जो द्रविड़ शैली होती है, नागर शैली होती है, बैसर शैली होती है, तो मध्य प्रदेश में किस तरीके का प्रभाव दिखता है, वो सभी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना पड़ेंगी। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियां एवं बोलियां। ये टॉपिक, तो मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक जनजाति समुदाय वाला राज्य है। यहाँ पर देश की सर्वाधिक जनजाति समुदाय पाया जाता है। तो टोटल हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 46 जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 3 को विलोपित कर दिया गया है। तो वर्तमान में 43 जनजातियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश में 7-8 जनजाति प्रमुख रूप से हैं, जैसे भील, गौड़, कोल, कोरकू, पनका, पारधी, सहरिया, बैगा, भारिया, अगरिया। ये जनजातियों के बारे में, उनकी संस्कृति, उनका विवाह पद्धति, उनकी परंपराएं, उनके तीज त्यौहार, उनके लोक नृत्य, उनके प्रमुख देवता, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा और इनसे संबंधित क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में हमें देखने को मिले हैं। तो आगामी नए सिलेबस में भी ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो इनको बारीकी से हमें फैक्चुअल रूप से पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश की बोलियाँ। ये टॉपिक की बात करें तो जो पुराना सिलेबस था, जो सिलेबस बात करें कि 2014 से 18 तक लागू हुआ, उसमें ये टॉपिक नहीं था। उससे पहले इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता था। तो मध्य प्रदेश की जो बोलियां हैं, क्षेत्रीय विविधता के आधार पर अलग अलग बोलियां बोली जाती थी। जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, बघेलखंड में बघेली बोली जाती है। इसके साथ ही मालवा में मालवी और निमाड़ अंचल में निमाड़ी बोली जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में जनजाति समुदाय काफ़ी मात्रा में रहता है, इसलिए जनजातियाँ बोली भी बोली जाती हैं, जैसे गौड़ी बोली है, भीली बोली है। इसी के साथ ही चंबल अंचल में एक तवरघारी बोली बोली जाती है, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके की बोलियां जो बोली जाती हैं, उनका किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है, इनकी उपबोलियां कौन सी हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में वो आपसे फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, हमें ध्यान रखना होगा। अगला जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, हमारा मध्य प्रदेश हिंदू बहुसंख्यक राज्य है और यहाँ पर हिंदू को जो भी चैत्र माह से हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार समय शुरू होता है और विभिन्न पर्व त्यौहार अलग अलग महीनों में मनाए जाते हैं। तो
चैत्र माह से लेकर के फागुन माह तक जितने भी हमारे महीने हैं, 12 महीने हैं, और 12 महीने में जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं वो उन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। गंग दशहरा कब मनाया जाता है, ठीक है। गणगौर पर्व निमाड़ अंचल में कब मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता है और सामाजिक समरसता है। न केवल यहाँ पर हिंदू समुदाय पाया जाता है बल्कि मुस्लिम आबादी भी लगभग 6.5% है। जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, पारसी समुदाय, ये समुदाय भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उनके भी त्योहारों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेंगे। और इन त्योहारों के इनके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है और हमारे मध्य प्रदेश में 100 में से 21% मतलब 21 लोग जनजातीय समुदाय के हैं। तो जनजातियों के त्यौहार भी कौन कब मनाया जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया भगोरिया पर्व कब मनाया जाता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें फैक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे और उन्हें हमें तैयार करना होगा। लोक संगीत की बात करें तो हमारे सांस्कृतिक विविधता के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश के टोटल 4 सेक्शन हैं, बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी। तो इन क्षेत्रों में अलग अलग लोक गायन शैलियां हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा। साथ में जो मध्य प्रदेश के संगीतकार हैं उनके बारे में भी हमें इस संदर्भ में पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है लोक कला एवं लोक साहित्य। तो लोक कलाओं के रूप में जो भी हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे वो जनजातीय समुदाय की हो या ग्रामीण अंचल में जो भी शिल्प कला है या काष्ठ कला है, चित्रकला है, उन सभी के बारे में हमें ध्यान रखना होगा। लोक साहित्य, तो लोक साहित्य के रूप में हमारे मध्य प्रदेश में लोक कवि भी रहे हैं, जैसे पंडित जगनिक ने आलाखंड लिखा है। इसी तरीके से बुंदेलखंड में फाग कवि ईश्वरी चर्चित हैं। कहावतों के लिए घाघ जाने जाते हैं और निमाड़ अंचल में संत सिंगाजी के निर्गुणी भजन विशेष रूप से गाए जाते हैं। तो लोक साहित्य के बारे में भी हमें पढ़ना होगा और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। तो देखिए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये 3 सेक्शन में हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार कवियों को विभाजित कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के साहित्यकार कवियों की बात करें तो प्राचीन साहित्यकारों में महाकवि कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट। इसी तरीके से मध्यकालीन कवियों में पद्माकर, भूषण, इनको विशेष रूप से हमें पढ़ना होगा, ठीक है। केशवदास। इसी के साथ ही हम बात करें तो आधुनिक कवियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और व्यंग की विधा के जाने वाले शरद जोशी, और एक गुलाबी उर्दू के जनक जो रहे हैं मुल्ला रमूजी, उनके बारे में पढ़ना होगा, उनके जीवन के बारे में पढ़ना होगा। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उनकी कृतियां कौन सी हैं, उनके द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं, वो सभी के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, देखिए 2 भागों में डिवाइडेशन किया है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से हैं? अगर हम समूचे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के टोटल 52 जिलों की बात करें, तो क्षेत्र विशेष में कुछ चर्चित धार्मिक स्थल हैं। जैसे उज्जैनी की बात करें तो उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर, इसी तरीके से सतना जिले में मैहर, रामायणकालीन सतना जिले में ही चित्रकूट, ठीक है। तो जो धार्मिक स्थल हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में जो 64 योगिनी का मंदिर है उसके बारे में, ठीक है। ग्वालियर में भी स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सास बहू का मंदिर है, वहाँ पर तेली का मंदिर है। ये इसी तरीके से खजुराहो में वास्तुकला के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट स्थापत्य कला के मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर, तो वो धार्मिक स्थल के रूप में पढ़े जाएंगे। और साथ ही पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल में धार्मिक पर्यटन स्थल भी आ जाते हैं, प्राकृतिक पर्यटन स्थल आ जाते हैं, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आ जाते हैं। और इन स्थलों के रूप में अगर हम प्राकृतिक पर्यटन स्थल की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल है पचमढ़ी, ठीक है। इसी तरीके से अमरकंटक, चचाई जलप्रपात, भेड़ाघाट। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने नया एक पर्यटन स्थल सृजित किया है जो हनुवंतिया टापू के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के किले हैं, महल हैं, राजसी महल हैं, समाधि हैं, मकबरे हैं, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें धार्मिक के बारे में, पर्यटन के स्थल के बारे में बता ही चुका हूँ, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। एक जो टॉपिक जोड़ा गया है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये टॉपिक मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स के न्यू सिलेबस में पहली बार जोड़ा गया है। इससे पहले ये टॉपिक नहीं हुआ करता था। जनजातियों के रूप में ही एक आध यदा कदा क्वेश्चन कभी कभार हमें देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये टॉपिक जुड़ा हुआ है और इससे स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, तो जैसे टांट्या भील, जिसको भीलों का रॉबिनहुड कहा जाता है, भीमा नायक, खांजा नायक, जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय विद्रोह किया ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध, और
पिछले साल 2019 में चर्चा का विषय रही, बैगा जनजाति से रिलेटेड रही है जोधैया बाई, जिन्होंने इटली में के मिलान शहर में अपनी प्रदर्शनी लगाई थी, जो शिल्पकला चित्रकला है उसकी। इसी तरीके से पेमा फाल्या जो भील जनजाति के हैं, पिथौरा भित्ति कला के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तीजन बाई भले ही वो छत्तीसगढ़ की हैं और 2020 में उनको पद्म विभूषण मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उनका कर्मभूमि रही है, तो इसलिए उनके बारे में। इसी तरीके से बाबा बालेश्वर दयाल, जिनको भीलों के मामा कहा जाता है, मामा बालेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, और भील समुदाय के लिए उन्होंने उनके जन कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए विशेष रूप से कार्य किया है। तो उनके बारे में इतने जनजातीय व्यक्तित्व हमें पढ़ना पड़ेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे जब पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। आगे अगला जो यूनिट इसमें शामिल की गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के न्यू सिलेबस में, तो पहली यूनिट मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, उसके बाद दूसरी यूनिट भारत के इतिहास से रिलेटेड है, लेकिन तीसरी यूनिट फिर से मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और उसका नाम है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा प्री के दृष्टिकोण से, और ये टॉपिक मध्य प्रदेश का ये टॉपिक प्री में भी है और मेंस में भी है, दोनों में हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के वन, तो मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, और यहाँ पर वनस्पति के रूप में किस तरीके से विभाजन है और कितने तरीके से विभाजित किया गया है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वनोपज यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या मिलता है, ठीक है, जैसे सागौन के वृक्ष यहाँ पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। वन्य जीव, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में वन्य जीव हैं, और वन्य जीव के रूप में जैसा कि आप जानते हैं कि टाइगर स्टेट कहा जाता है, देश के सर्वाधिक टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं, देश के सर्वाधिक तेंदुआ हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर चीतल सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला वन्य जीव है। हिरण, बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का स्पेशली यहाँ पर पाया जाता है। खरमोर पक्षी पाया जाता है जो विशिष्ट है। इसी तरीके से सोन चिड़िया पाया जाता है, तो साय बुलबुल पाया जाता है, तो इन जिसको दूधराज कहा जाता है। तो जितने भी वन्य जीव हमारे वन पक्षी हैं उन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। नदियाँ, चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। तो नदियां, कौन सी नदी कहां से निकलती है, उस पर कोई प्रमुख परियोजना है उसके बारे में, और कहां पर समागम होता है, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, उस पर सिंचाई परियोजना कौन सी चल रही हैं, वो सभी विशिष्ट तत्व हमें नदियों वाले टॉपिक में पढ़ना पड़ेंगे। पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, तो मध्य प्रदेश में दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और दूसरी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से विस्तृत हैं। ये नर्मदा नदी के उत्तर में जैसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, और उसकी प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, उनकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, उनके प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र कौन से हैं। इसी तरीके से दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी विस्तृत है, तो उनके प्रमुख जो हिल स्टेशन हैं या जो भी पर्वत पठार हैं उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक हमें इसमें देखना पड़ेगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु में, मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरीके से है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो जो हमारे मध्य प्रदेश में साल भर का पूरा स्थिति रहती है जलवायु की, उसके बारे में मध्य प्रदेश में इसी में टॉपिक जुड़ जाता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से, कि मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति, ये भी टॉपिक जलवायु के अंतर्गत ही हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। तो देखिए, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, जो प्राकृतिक शब्द जुड़ा है उसमें वन संपदा, वन संसाधन, जल संसाधन और खनिज संसाधन तीनों आ जाते हैं। तो इसमें हमें जल संसाधन भी पढ़ना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन कितना क्या है और जल संसाधन के रूप में क्या है। इसी तरीके से वन संसाधन भी पढ़ना पड़ेगा, और खनिज संसाधन, खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से हमारा मध्य प्रदेश एक समृद्ध राज्य है और यहाँ पर 23 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो उन सभी के बारे में, कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, उसके अयस्क कौन से हैं, वो सभी चीज़ें हमें प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से फैक्चुअल पढ़ना पड़ेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में परिवहन। मध्य प्रदेश में परिवहन, तो मध्य प्रदेश में परिवहन देखिए 3 तरीके से है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और वायु परिवहन है, जिसको हवाई यातायात कहा जाता है। तो हवाई यातायात के रूप में 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित हो चुके हैं। 5 हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं, जैसे ग्वालियर में है, भोपाल में है, इसके अलावा जबलपुर में है, खजुराहो में है। उनमें से बात करें तो इंदौर में है। उनमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से इंदौर और भोपाल वाला है। तो उसके बारे में रेल परिवहन के रूप में, तो मध्य प्रदेश में रेलवे की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, तो उसके बारे में कौन कौन से रेलवे जोन हमारे मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, कौन कौन सी ट्रेन हमारे मध्य प्रदेश से प्रमुख रूप से गुजरती हैं। तो सभी ये फैक्चुअल जानकारी जो भी हमारे मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में रेल मंत्रालय द्वारा जो भी यहाँ पर प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हों, चाहे वो रेलवे कोच फैक्ट्री हो या रेल सेवा आयोग हो या फिर बात करें डीजल इंजन कारखाना हो रेलवे का, इन सभी के बारे में फैक्चुअल आपको पढ़ना पड़ेगा। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही NH राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग है, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से गुजरता है,
ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, कौन से शहर से वो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से स्टेट हाईवे भी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए, पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए। तो हमारे मध्य प्रदेश में अधोसंरचना के विकास के रूप में सड़कों के निर्माण हेतु क्या प्रयास हो रहे हैं, सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से नेशनल हाईवे यहाँ से निकलते हैं, इसके अलावा जो इससे जुड़ी हुई कहना चाहिए बेसिक जानकारी है वो आपको पढ़ना पड़ेगी और प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं, तो हमारे मध्य प्रदेश में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। और ये बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की बात करें तो न केवल ये सिंचाई साधन के रूप में, पेयजल व्यवस्था के रूप में, रोजगार मूलक के रूप में, मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से और विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से ये परियोजनाएं निर्मित की जाती हैं, जिसमें से नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और इस पर बांध बनाए गए हैं। जो भी हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उन पर सिंचाई परियोजना निर्मित की गई हैं। तो किस नदी पर बनाई गई हैं और कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है, इस तरीके की फैक्चुअल जानकारी आपको इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगी। अगला है विद्युत परियोजना। तो विद्युत परियोजना यानी कि ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन और परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में न केवल हमारे यहाँ दाब विद्युत केंद्र क्रियान्वित हैं, बल्कि जल विद्युत केंद्र भी क्रियान्वित हैं और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा पर भी काम हो रहा है, जैसे कि रीवा का सोलर प्लांट एशिया मध्य प्रदेश, भारत और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट उद्घाटित हो चुका है और विद्युत निर्मित हो रही है। तो वो सभी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेंगी, साथ ही फैक्चुअल चीज़ें कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा की खपत कितनी है, वर्तमान में कितनी ऊर्जा जनरेट हो रही है, विद्युत उत्पादन हो रहा है और इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसानों को किस तरीके का लाभ दिया जा रहा है, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, घरेलू उपभोक्ताओं को किस तरीके का लाभ दिया जा रहा है विद्युत के रूप में। तो इस सभी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। मध्य प्रदेश में कृषि, तो मध्य प्रदेश में कृषि, चूंकि हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और सर्वाधिक यहाँ पर जो आबादी है वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीके से कृषि पर ही निर्भर है। तो मध्य प्रदेश में कृषि के रूप में जैसे गेहूं सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, चावल कहाँ पर होता है, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, सोयाबीन को क्यों हमारे मध्य प्रदेश को सोयाबीन उत्पादन के रूप में सोया राज्य कहा जाता है, सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है। तो दलहनी और तिलहनी जितनी भी फसलें हो रही हैं या खाद्यान्न फसलें जितनी भी हो रही हैं, किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में अन्न की डलिया कहा जाता है, ये सभी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है कृषि के रूप में। कृषि संबंधित योजनाएं भी आपसे पूछ सकता है। पशुपालन, तो मध्य प्रदेश में पशुपालन भी ठीक है और खासकर गौ पशुपालन के रूप में मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो गायों की मूलतः नस्लें हमारे मध्य प्रदेश की कौन कौन सी हैं और पशुपालन के लिए प्रदेश सरकार कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। उसके बाद कृषि आधारित उद्योग, तो हमारे मध्य प्रदेश चूंकि कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो चीनी उद्योग हो या सूती कपड़ा उद्योग हो या फिर फूड प्रोसेसिंग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग हो, उन सभी के बारे में वो आपसे फैक्चुअल जानकारी पूछेंगे और ये जानकारी आपको सभी को ध्यान रखना होगी। तो फैक्ट के रूप में ये टॉपिक जितने भी हैं ये मेंस में भी हैं, हमें प्री में भी पढ़ना है और ये टॉपिक को मेंस में भी डिस्क्राइब के रूप में पढ़ना है। तो हमें यहाँ पर फैक्ट के रूप में पढ़ने के साथ साथ ही एनालिसिस पावर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन आंसर के रूप में भी अगर वो किसी तरीके का क्वेश्चन पूछे तो उसको भी हम बेहतर तरीके से लिख सकें। तो ये टॉपिक इसमें पहले भी जुड़ा हुआ था और अभी भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, एमपीपीएससी प्री का जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है उसमें आगे जो टॉपिक दिया है 5वीं यूनिट के रूप में है। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट और थर्ड यूनिट एमपी से रिलेटेड है, दूसरी यूनिट नहीं है और चौथी यूनिट भी नहीं है। उसके बाद 5वीं यूनिट फिर से एमपी से रिलेटेड दी गई है और एमपी से रिलेटेड जो टॉपिक दिया गया है 5वीं यूनिट में, इसको 2 सेक्शन में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो सेक्शन है जिसका नाम है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आपने देखा इसमें जोड़ा है राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय, ये टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। तो राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे एमपी से रिलेटेड, ये पहले राज्यपाल कौन थे, अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं, या मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन रही हैं। इसके अलावा सर्वाधिक कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है, सबसे कम कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक में जो राज्यपाल की जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उससे लेकर के अभी तक जितने भी राज्यपाल हमारे मध्य प्रदेश के रहे हैं उन सभी के संदर्भ में हमें इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दिया है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल अपने आप में देखा जाए तो ये करंट अफेयर्स का इशू हो सकता है। तो जो एमपी का अभी वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है
मुख्यमंत्री सहित जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, जो भी मंत्री मध्य प्रदेश की सरकार को संचालित कर रहे हैं, तो उन सभी के बारे में हमें पढ़ना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, तो कुछ स्थितियां प्रबत हुई होंगी। जैसे 3 जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए हैं, उनके स्थान पर जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो नए मंत्री बनेंगे। तो एक करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी हमें ध्यान रखना होगा, जब भी आपकी परीक्षा आयोजित होगी उस समय मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री शामिल हैं और किस किस विभाग के वो मंत्री हैं, वो सभी सूची आपको तैयार करना पड़ेगी। तो ये टॉपिक भी पहली बार MPPSC के न्यू सिलेबस में जोड़ा गया है। अगला टॉपिक है विधानसभा अध्यक्ष। तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस समय मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, साथ ही उपाध्यक्ष भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो विधानसभा से रिलेटेड जानकारी आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, कितनी सीटें SC के लिए आरक्षित है, कितनी ST के लिए हैं, कितनी अनारक्षित हैं, साथ में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे प्रथम, वर्तमान में कौन है, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो विधानसभा अध्यक्षों की जितने भी अभी तक बने हैं सभी की सूची आपको तैयार करना पड़ेगी। ऐसे ही विधानसभा उपाध्यक्ष की भी सूची आपको तैयार करना पड़ेगी। आगे दिया हुआ उच्च न्यायालय। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय गठित हुआ है ये 1956 में ही गठित हुआ और इसका मुख्यालय है जबलपुर में, और इसकी 2 खंडपीठ बनाई गई 1969 में इंदौर और ग्वालियर में। हालांकि तीसरी जो खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। तो पहले हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान में कौन है, ये चीज़ें भी आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ध्यान रखना होगी और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ये पूरी चीज़ें दी हैं। इसके साथ ही संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन। तो त्रिस्तरीय पंचायती स्थानीय स्वशासन के दृष्टिकोण से जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ है, जैसे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में संचालित है, उसी तरीके से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत का प्रशासन संचालित है। तो वर्तमान में जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि ग्राम पंचायतों के और नगरीय प्रशासन के चुनाव होने वाले हैं, नगरीय निकायों के, तो कितनी संख्या है, जैसे नगर निगम की संख्या कितनी है तो वो ध्यान रखना होगा। जैसे 16 है अभी वर्तमान में। नगर पंचायत कितनी है, नगर पालिका कितनी है, इसी तरीके से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की संख्या कितनी है, आरक्षण का प्रावधान किस तरीके से है, तो ये पूरी जानकारी आपको ध्यान रखना होगी। साथ ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायतों के जो 29 कार्य हैं उनको उल्लेखित किया गया, वो भी ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से जो 12वीं अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में जुड़ी है और उसमें 18 कार्यों को नगरीय निकायों से रिलेटेड संबंधित हैं, प्राधिकार दिए गए हैं, तो उनको भी आपको जानकारी के रूप में ध्यान रखना होगा। आप इसको ये ना समझें कि पॉलिटी में ही पढ़ना है, आपको स्थानीय दृष्टिकोण से राज्य संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भी इन चीज़ों को रीड करना होगा और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं और पहले भी आते रहे हैं। तो ये टॉपिक है। अगला जो टॉपिक जुड़ा है हमारे मध्य प्रदेश के नए सिलेबस में MPPSC प्री में, राज्य की अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक दे दिया है। ये यूनिट 5 में बी सेक्शन के रूप में दिया है और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, इससे क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं और मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना की बात करें तो जननांकी यानी कि जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसको डेमोग्राफी कहते हैं और डेमोग्राफी के अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर, इसके अलावा जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, जनसंख्या के आकलन, सभी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको जननांकी शब्द बोला गया है। तो जननांकी से संबंधित डाटा, साथ में मध्य प्रदेश की जो जनगणना, तो अभी तो आपको 2011 की ही पढ़ना है, हालांकि आगामी वर्ष में 2021 की जनगणना हमारे सामने होगी, तो उससे संबंधित जो भी डाटा आपके हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है या सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, साक्षरता दर कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंग अनुपात कितना है, ये सभी डाटा, और इससे पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं और अब तो चूंकि इसमें डिफाइन किया गया है तो बराबर आपको आगामी एग्जाम में MPPSC प्री में इससे संबंधित क्वेश्चन देखे जाएंगे और ये टॉपिक MPPSC प्री में भी है और मेंस में भी है। इसी तरीके से संवैधानिक व्यवस्था वाला जो टॉपिक है त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, नगरीय निकाय, ये टॉपिक भी प्री में भी है और मेंस में भी है। तो आपको दोनों दृष्टिकोण से इसको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको फैक्चुअल भी पढ़ना पड़ेगा और डिस्क्राइब के रूप में मेंस के दृष्टिकोण से भी इसकी आपको तैयारी करना पड़ेगी। आगे हम चर्चा करते हैं। तो आगे है मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, ये टॉपिक जोड़ा गया है। ये टॉपिक पहली बार जोड़ा गया है, मतलब इसको डिफाइन पहली बार किया गया है। इस टॉपिक की बात करें आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास मतलब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1956 से लेकर के अब तक
आर्थिक विकास किस स्वरूप में हुआ, कृषि के विकास दृष्टिकोण से किस तरीके का विकास हुआ है, औद्योगिक विकास किस तरीके से हुआ है, ऊर्जा संसाधन के दृष्टिकोण से हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बने हैं, प्रदेश के जो आम जनता है उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई हैं, साथ ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम अधोसंरचना कहते हैं उस स्वरूप में मध्य प्रदेश का किस तरीके से आर्थिक विकास हुआ है, बैंकिंग सेक्टर कैसे पल्लवित हुआ है, कौन कौन से क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई है आर्थिक विकास के रूप में, वो सभी चीज़ें सेक्टर वाइज आपको ध्यान रखना होंगी, उनके फैक्ट ध्यान रखना होंगे, उनके आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा ध्यान रखना होंगे, उनसे किसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम चर्चा करें तो अगला जो टॉपिक इसमें जोड़ा गया है मध्य प्रदेश में उद्योग। मध्य प्रदेश में उद्योग, तो मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक संरचना है, तो औद्योगिक संरचना से संबंधित जितनी भी इकाइयां हैं, औद्योगिक संगठन स्थापित हुए हैं, उनका मुख्यालय कहां पर है, उद्योग नीति लागू हुई है, कृषि आधारित उद्योग हमारे मध्य प्रदेश में लागू हैं, संचालित किए जा रहे हैं, स्थापित किए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा। इसके साथ ही खनिज आधारित उद्योग हैं, वन आधारित उद्योग हैं, कुछ सार्वजनिक उपक्रम की इकाइयाँ हैं, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई हैं कुछ इकाइयाँ, कुछ राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई हैं। तो वो इकाइयाँ कहाँ पर स्थापित की गई, कब स्थापित की गई हैं और किस तरीके से उन्होंने ग्रोथ किया है, वो सभी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेंगी। और ये टॉपिक एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों टॉपिक में, दोनों सिलेबस में ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला है मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना, ये टॉपिक जोड़ा है। तो मध्य प्रदेश की जातियाँ, यहाँ पर भी जो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या है उसमें कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं, तो वर्ग विशेष के आधार पर सबसे ज़्यादा हिंदू समुदाय पाया जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, पारसी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैन समुदाय यहाँ पाया जाता है। उन सभी की जातियाँ साथ में, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी में कितनी जातियां सम्मिलित हैं मध्य प्रदेश में, जनरल कैटेगरी में कितनी जातियां सम्मिलित हैं, उसी तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े हमें ध्यान रखना होंगे, उनसे किसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक ये टॉपिक नहीं था। एमपीपीएससी के पुराने सिलेबस की बात करें तो एमपीपीएससी के पुराने सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, लेकिन जनजातियों वाला टॉपिक जरूर था, तो जनजातियों से वो क्वेश्चन जरूर पूछते रहे। लेकिन अब चूंकि अनुसूचित जाति और जातियों के बारे में भी पूछा है, तो इनसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग में टोटल कितनी जातियां हैं, या अनुसूचित जातियों में कितनी जातियां हैं और कौन सी सबसे बड़ी जाति है। इस तरीके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला टॉपिक है, इसी में जुड़ा हुआ है, राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना। तो प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना जनता के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक आवश्यकता होती है उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, कौन कौन सी प्रमुख योजना चलाई जा रही हैं। तो जो मध्य प्रदेश राज्य की करीब देखा जाए तो योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कम से कम 20-30 योजनाएं तो ऐसी हैं जो काफ़ी प्रमुख हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी योजना चल रही, शिक्षा से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, अनुसूचित जाति जनजातियों को उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको राहत प्रदान करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वो सभी योजनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, उनका कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, उसमें क्या प्रावधान है, किन लोगों को पात्रता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को इस टॉपिक से मिल सकते हैं। तो ये 5वीं यूनिट है जिसमें इस तरीके से टॉपिक दिए हुए। उसी के बाद जो 10वीं यूनिट है, देखिए आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के, मैंने कहा ना कि जो नया सिलेबस आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें मध्य प्रदेश को ज़्यादा वेटेज दिया है। हमने देखा पहली यूनिट मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, उसके बाद तीसरी यूनिट मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, 5वीं यूनिट पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और 10वीं यूनिट में भी कुछ टॉपिक मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो 10वीं यूनिट में जो टॉपिक दिए हैं, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग जिसका गठन 1994 में हुआ और जो मध्य प्रदेश के पंचायती राज के चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है, उसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय। तो करंट के इशू की दृष्टि से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ ही वो पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को इससे मिलते हैं। इसका उत्तरदायित्व क्या है, ये कौन कौन सी संस्थाओं के चुनाव करवाता है, उस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें और टॉपिक जुड़ा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, मतलब एमपीपीएससी का गठन कब हुआ, ठीक है, इसका संरचनात्मक ढांचा कैसा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ऐसे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जा। संवैधानिक इसका प्रावधान क्या है, तो इसके कार्य क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है जिसको आपको ध्यान रखना होगा और इससे संबंधित किसी भी तरीके को क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। तो फैक्चुअल रूप से
देखिए, अगर आपको एमपीपीएससी प्री में सफलता चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में दिया हुआ एक-एक टॉपिक हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए, फैक्चुअल रूप से अच्छे से मजबूत तरीके से तैयार करें, उस पर ऑब्जेक्टिव लगाएँ और फिर आपको उसकी तैयारी को एक मूर्त स्वरूप देना होगा ताकि आपको सफलता सुनिश्चित हो सके। तो ये एमपीपीएससी के प्री के टॉपिक हैं। हालाँकि एमपीपीएससी के प्री के जो टॉपिक हैं, इसी के सिमिलर टॉपिक कुछ मेंस में दिए हैं। हालाँकि कुछ टॉपिक अलग हैं जो प्री में नहीं है, मेंस में हैं। तो उस तरीके के टॉपिक हैं। तो ये प्री का पूरा मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी रखना होगी। तो ये एमपीपीएससी प्री का सिलेबस है जिस पर मैंने आपको डिस्कस किया। तो आज इस टॉपिक में इतना ही। और जो मेंस का टॉपिक है, मेंस का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस जो जनवरी 2020 में जारी हुआ है, उसके संदर्भ में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।